हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे एक व्यूअर हैं, उनके कहने पे हम एक पॉडकास्ट चैनल है वाद, जिस पे जे साई दीपक जो कि एक लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं, उनका एक पॉडकास्ट है वो देखेंगे, जिसमें क्रिश्चियनिटी से एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लेकिन क्रिश्चियनिटी के रूट्स इंडिया में कैसे स्टार्ट हुए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो वो देखेंगे। वीडियो लंबा है ऑफ कोर्स, अब एक पॉडकास्ट है 1 घंटे के आसपास का है, तो पूरा नहीं देखेंगे हम। कितना कोशिश करेंगे जितना देख सके उतना देखें, और एक प्रॉपर स्टॉप जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे रुक के अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो कंटिन्यू करेंगे कल। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ट्रीट है मेरे पास आज। वो ट्रीट आई डोंट नो, मेरे लिए वो ट्रीट थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों को भी उसे देख के अच्छा महसूस हो। बहुत ही मेरे लिए पर्सनली अमेजिंग चीज़ है, तो चलिए देखते हैं। इनका नाम है अविनाश सामले, या यू नो एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता करेक्ट क्या होगा, लेकिन साबले, आई थिंक अविनाश साबले, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो। अविनाश साबले। मैं क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ, स्पेसिफिकली ट्रैक एंड फील्ड का। क्रिकेट वगैरह मुझे इतना कोई खास पसंद नहीं है, ना मुझे कुछ पता है कौन खेलता है कौन क्या सीन है। जितना थोड़ा बहुत न्यूज़ में अगर कोई बड़ी चीज़ आ जाती है तो पता चल जाता है। ट्रैक एंड फील्ड मेरा पैशन है। ट्रैक एंड फील्ड हो गया, रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इन चीज़ों में मैं सोच नहीं सकता था अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से। मिल्खा सिंह हम सब ने देखी हुई है मूवी भी, और जो लेजेंड है मिल्खा सिंह उनके बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन 400 मीटर की हर्डल रेस में ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड से गोल्ड मेडल से हमारा बंदा रह जाएगा। ये वाला देखिए, बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त जो इंडिया का स्क्वाड गया है ना, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। ये उसका क्लिप है आज का, आई मीन अब तो कल हो जाएगा, कल का। मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब तो उसमें जो हमारा स्क्वाड है वो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहा है। मेरी लास्ट नॉलेज के मुताबिक रेसलिंग, सिर्फ रेसलिंग में 6 गोल्ड मेडल हैं इंडिया के, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। लेकिन इस एक इवेंट के इस छोटे से क्लिप ने मतलब मेरी अब तक की जितनी सोच थी, ओरिएंटेशन, उसको पूरा रिवाइज कर दिया है। ट्रैक एंड फील्ड 400 मीटर हर्डल में कैनियन बंदे को आपने 0.2 या 0.1 सेकेंड से आपसे वो जीत पाया सिर्फ, और दूसरा पीछे वाला भी केनियन ही था। और इस बंदे ने भी अपनी पूरा, जिसे कहते हैं ना, दिलो जान का जोर लगा के तब जीत पाया है ये। और मुझे लगता है कि अविनाश जीत जाते अगर ये सिर्फ एक रेस होती, हर्डल रेस ना होती। क्योंकि अगर आप इस क्लिप को देखोगे, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप जाके प्रॉपर खुद से भी देख सकते हो। अगर ये एक वो रेस ना होती जिसे जिसमें हर्डल्स ना होते, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो आपको दिखेगा कि हर्डल में थोड़ा सा स्लो बंदा हमारा हो गया अविनाश। अदरवाइज़ ये रनिंग में अच्छा था, जो केनियन जिसको गोल्ड मिला है उससे भी ज़्यादा। सॉरी 3000 मीटर, आई एम सॉरी, मैं 400 मीटर कह रहा हूँ बार बार, 3000 मीटर।
स्टैमिना की जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जिस जिस चीज़ में लाइक परीक्षा होती है, वो ये इवेंट्स होते हैं जो लॉन्ग रेंज रनिंग, और जिसमें इवन हर्डल भी आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। मेरे हिसाब से सबसे, जैसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग ये इवेंट था मेरे हिसाब से। कुश्ती मैं क्यों कह रहा हूँ, कुश्ती में हम पहले भी जीतते हैं, वेट लिफ्टिंग में भी हम जीतते हैं, इन चीज़ों में हम जीतते हैं, और इससे ये नहीं है कि हम जीतते हैं तो जो इस बार जीते हैं उनकी मेहनत बिल्कुल भी कोई कम है। मेरे पर्सनली मुझे इस जीत ने मतलब झकझोर दिया है एक पॉजिटिव वे में। और जो भी बंदा ट्रैक एंड फील्ड फॉलो करता होगा उसको ये बात रियलाइज़ होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, और इसलिए मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। तो एनीवे बस यही शेयर करना था। होपफुली आपको मुझे तो गूज बम्स आ गए इसको देख के, होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब अपनी जो मेन वीडियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जितना भी देख पाए आज देखते हैं। ओके, तो टाइटल है हाउ क्रिश्चियन रूट्स ऑफ यूरोपियन कॉलोनियलिज्म शेप्ड मॉडर्न, पूरा नहीं दिख रहा, होपफुली इंडिया होगा, मॉडर्न इंडिया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भ्राता। नमस्ते, कैसे हैं? सब ठीक। आपकी पुस्तक हमने बहुत अतिशीघ्र तरीके से पढ़ी है। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ वंडरफुल बुक। बहुत मज़ा आया पढ़ के, और बहुत लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमको 2 भाग में ये हम करने वाले हैं बातचीत। तो इसमें 2, एक मोस्टली कॉलोनियलिटी उपनिवेशवाद पे बात करेंगे, और दूसरा सभ्यता। 2 इश्यूज पे बात करेंगे, तो इसको 2 भागों में बांटेंगे। 1-1 घंटे के 2 पार्ट्स रहेंगे। तो पहले क्योंकि बहुत डिस्कस करना है तो सीधा अच्छा, इन्होंने डिस्कशन को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। इसमें बात करते हैं। तो पहला जो आपका है, इसमें पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है कि एक तो मिडिल ईस्टर्न जो कॉलोनियलिटी की आपने बात की है जी, उसको मैं सरलता से बोलूँ तो इस्लामिक उपनिवेशवाद जो है उसका जो असर था भारत पर, और एक जो यूरोपियन, जिसको हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन उपनिवेशवाद है, उनमें आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक उपनिवेशवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन आपका ये तर्क है इस पुस्तक में कि यूरोपियन जो उपनिवेशवाद है उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उसका ज़्यादा विनाशकारी असर हुआ है जी। तो इसको समझाइए कि ये क्यों है। इस विषय को मैंने एक सेपरेट सेक्शन, सब सेक्शन में डील कर रखा है, जैसे आपने पढ़ा है, और मेरा ये मानना है कि दोनों के सोच विचार एक हो सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को अमल करने का इनका जो तरीका है ये अलग है। ओके, तो यूरोपियन कॉलोनियलिटी व्हिच हैज वेरी क्लियर क्रिश्चियन बेसिस एंड ओरिजिन्स, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में भरोसा रखता है और ये आपको अंदर से बदलता है। तो इसीलिए इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है ये एजुकेशन में होता है, और आपको इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करने का इनका काम है, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप इनके जीवन मूल्यों को अपनाना शुरू करें, और आपको ये लगे कि इनके जीवन मूल्य हमसे बेहतर है, और ये हमारे लिए एक दृष्टांत बन जाए। ओके, तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम होता है यूरोपियन कॉलोनियलिटी के साथ, और ये इनका स्ट्रैटेजी एक कंसिस्टेंट और क्लियर स्ट्रैटेजी होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, यही इनका मकसद है। ओके, तो देयरफॉर मैंने ये इसमें बोल समराइज कर लेते हैं बात क्या हो रही है, जिन लोगों को क्या पता समझ में नहीं आया हो, क्योंकि थोड़ी बहुत या तो डीप हिंदी यूज़ हो गई है या बहुत ही डीप इंग्लिश यूज़ हो गई है। तो बात कर लेते हैं, पहले मुद्दा किस मुद्दे पे बात हो रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। बेसिकली इंडिया में 2 तरीके का कॉलोनियलिज्म आया है, उपनिवेशवाद जिसे कहते हैं। पहले आया था इस्लामिक कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद, जो कि आप अरबिक नहीं कह सकते, वो इस्लामिक है, क्योंकि अपने लगभग 1200 से 1857 तक, लगभग 650 साल तक वो रहा इंडिया में। 650 साल का ये मैं अरसा इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये वो अरसा था जिसमें कि प्रॉपर कब्ज़ा था, वरना फ्रिंज एरियाज़ में उससे पहले भी रहा, उसके बाद भी हुआ, जो भी है। मोटा मोटा 600 साल इस्लामिक उपनिवेशवाद, और उसके बाद से लेके 1947 तक, 1857 से लेके 1947 तक
यूरोपियन इंग्लिश कॉलोनियलिज्म रहा, उसमें ये भारत पे कब्ज़ा था। इनका नेचर भी डिफरेंट है। तो मुद्दा ये है कि जैसा दीपक जी ने शायद कोई बुक लिखी है जिसमें जो ये जिनका इंटरव्यू हो रहा है, जो ये लॉयर है, मैं इनको पहले से जानता हूँ इनके बारे में। इन्होंने सबरीमला मंदिर पे जो विवाद हुआ था उस पे इन्होंने सबसे पहले काम किया था, और वहाँ से लाइक क्लेम टू फेम इनका है। मैंने इनको पहले इंटरव्यू सुने हैं, बहुत ही सुलझे हुए, लॉजिकल, आर्टिकुलेट इंसान लगते हैं। एक लॉयर जो प्रोड्यूस होना चाहिए अच्छे एजुकेशन सिस्टम से, अच्छी क्वालिटी के लॉयर लगते हैं, जो लॉजिक पे बात करते हैं, फालतू की इधर उधर की ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं घुसाते, जो जिस चीज़ की बात की सेंस बन रही है वो बात करते हैं। तो इसलिए मुझे ये पसंद है एज ए, और ये इंटेलेक्चुअल भी है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ होना ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल के लिए, सेंसिबल बातें करना। हालांकि आजकल एक्सेप्शंस इसके भी मिल जाते हैं। एनीवे, तो इनका ये क्लेम है, ये इस बुक के ऊपर ये बात हुई है, ये थोड़ा पुराना है मुझे लगता है इंटरव्यू, ये नया इंटरव्यू नहीं है। तो इस बुक में इन्होंने ये क्लेम किया कि जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था वो ज़्यादा डेडली था हमारे लाइफ स्टाइल, जीवन मूल्य जो है वो क्या है, बेसिकली लाइफ स्टाइल ही है ना। जीवन, लाइफ स्टाइल या मूल्य होते हैं उसूल या फिर आपकी वैल्यूज़। तो लाइफ स्टाइल आपका लाइफ की वैल्यूज़ पे ही चलेगा। तो हमारे जो लाइफ स्टाइल को ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने, और उसकी 100% सेंस बनती है। मैं इसमें यहाँ पे अब ये उसको समझा रहे हैं कि क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने एजुकेशन के थ्रू पेनिट्रेट करना शुरू किया। मेरे लिए ये बात बहुत ऑब्वियस है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही इस क्लेम को सुन के, मैं इससे पूरा अग्री करता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम इंडिया में आज बैठे हुए हैं, ठीक है। इंडिया में देखो, ब्रिटिश जब आए ना तो अपने साथ रिलीजन भी लाए और कल्चर भी लाए। कल्चर और रिलीजन दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए ना, वो भी अपने साथ रिलीजन और कल्चर दोनों लाए थे, बट उनका जो कल्चर था ना वो था सेंट्रल एशियन, क्योंकि इंडिया में जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए हैं वो बेसिकली सब के सब सेंट्रल एशियन थे। पहला बंदा था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मालिक था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया, मोहम्मद गौरी। पहला बंदा था मोहम्मद गौरी, जो इस मोटिव से आया था कि मैंने हमला करना है और हमला करके कब्ज़ा करना है। उससे पहले गजनवी आया था, उसने हमला किया, लूटा और वापस भाग गया। गजनवी का नाम आया है, गजनी शहर है अफ़गानिस्तान में, उसके नाम से। बट गजनवी अफ़गान नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये मैंने पहले भी अपने चैनल पे बात क्लैरिफाई की हुई है, ये कन्फ्यूजन होती है कि ये लोग अफ़गान थे। ये लोग अफ़गान नहीं थे, ये लोग सेंट्रल एशिया, जो आज के टाइम पे जो कंट्रीज़ है, किर्गिस्तान। ओरिजिनली गजनवी का जो बाप था उसका नाम था सुबुक्तिन या सुबुक्तिन, समथिंग लाइक दैट। आज के टाइम पे जो मॉडर्न डे किर्गिस्तान है, उस एरिया से वो बंदा आया था। वो बंदा एक रीजनल वॉरलॉर्ड था उस वक्त के इरानियन एम्पायर का, जो वहाँ गवर्नर था उस सेंट्रल एशिया के एरिया में, उसका वॉरलॉर्ड था वो बंदा। और वहाँ से ये लोग गजनी आ गए अफ़गानिस्तान में, और वहाँ से इसके बाप की जनरेशन में ही, और फिर वहाँ से इन्होंने फिर गजनवी एम्पायर बना दिया। उसके बाद ये जो गौरी है, ये भी अफ़गानिस्तान में एक शहर है गौर, वहाँ से के नाम से इसका नाम है गौरी। ये भी सेंट्रल एशियन ओरिजिन का ही है। बेसिकली ये लोग होते हैं टर्किक, जो कि आज के ज़माने का ताजिक पर्शियन ओरिजिन के लोग होते हैं। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन 4 कंट्री में मेजोरिटी तौर पे पाए जाते हैं। और इनका इससे भी पीछे का जो इनका ओरिजिन है वो एक्चुअली नॉर्दर्न साइबेरिया में है। वहाँ से ओरिजिनली ये लोग ओरिजिनेट हुए थे बिल्कुल शुरुआत में। तो मैं बहुत डीप चला गया रैबिट होल में इसमें। मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा समझा दूँ ताकि बात हो, क्योंकि लाइक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस तो फूड में आया, आके मिल गया, पुराना टाइम था, पता नहीं चला गया। हुआ ये कि अंग्रेज़ों का क्यों है ज़्यादा, उनका क्यों नहीं है। उनका जो रिलीजियस एस्पेक्ट वो लेके आए थे वो आज भी उतना इंटैक्ट है इंडिया में। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इस्लाम फॉलो करते हैं,
वो इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनके थ्रू आया यहाँ पर। तो रिलीजियस एस्पेक्ट तो उनका इंटैक्ट है, लेकिन उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो लाइक क्या क्या वर्ड होगा इसके लिए, धुंधला हो गया, डाइल्यूट हो गया जब अंग्रेज आए, क्योंकि वो अपने समय की सबसे सुपीरियर कल्चर, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे सुपीरियर कल्चर था क्योंकि उन्होंने उस कल्चर का इस्तेमाल, उन्होंने अपने कल्चर को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया कि उस कल्चर ने उनको हेल्प की पावर बिल्ड करने में, क्योंकि उस कल्चर ने साइंटिफिक सोच को पुश किया और साइंटिफिक सोच से उन्होंने पावर एक्वायर की। आपको ये मानना पड़ेगा कि टेक्टिकली वो लोग हमसे एडवांस थे, अदरवाइज हम पे कैसे काबिज आ गए, वो हम पे कैसे कब्जा कर लिया उन लोगों ने, अगर वो टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली हमसे एडवांस नहीं थे, चाहे वो कितने बुरे हों। जिस बंदे की जहाँ तारीफ बनती है, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है, वी शुड गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंटली हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे वो लोग। उन्होंने पूरी गेम को देखा, मतलब बिसात को देखा, गेम को समझा और गेम को गेम के हिसाब से प्ले किया, भावनाओं में नहीं बहे वो। हम कहते हैं कि यार हमारे राजा टेंशन नहीं लेते थे, ये नहीं करते थे, दयालु थे ये वो। दूसरे वाले की गलती है इसमें, वो दयालु थे, जिसने कब्जा करना है वो तो कब्जा करेगा ना आके। हमें थोड़ा सा ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पहले वाले भावुक थे तो हम भी उनकी तरह भावुक नहीं रह सकते, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और होपफुली ये मुझे लगता है ये हमारे देश की आज के सोशल सिचुएशन में इस चीज़ की अवेयरनेस होगी, आई होप, लगता है मुझे ये है। एनीवे, तो स्पेशली इस गवर्नमेंट से तो मैं इनके क्लेम से टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि वो एक सुपीरियर कल्चर के तौर पर आए, क्योंकि सुपीरियर कल्चर की सुपीरियरिटी उसकी पावर से सबसे पहले आती है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये कोई सतयुग नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत होती है उसका कल्चर चलता है। मंगोल लोगों का कोई कल्चर नहीं था, वॉरलॉर्ड लोग होते थे वो, लाइक क्या कहते हैं, नोमैड्स होते थे। और उन्होंने पूरी दुनिया में जब कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपने रूल चलाए पूरी दुनिया पे, जो उनके जो ख़ानदानी तरीके थे चीज़ों को चलाने के, जो टेंगरिज्म जो उनका रिलीजन था, उसके हिसाब से जो वैल्यू चाहिए वो उन्होंने अप्लाई की दुनिया पे। तो ताकत से आती है कल्चरल सुपीरियरिटी। अंग्रेज़ क्योंकि ताकतवर थे, उनकी कल्चरल सुपीरियरिटी आई, उनकी कल्चरल सुपीरियरिटी इंडिया पे अप्लाई हुई। अप्लाई हो के जब क्या हुआ, जब एक पहले वाली ताकत थी, बाद वाली ताकत उससे बड़ी अंदर आ गई और उसने पहले वाली ताकत को धुंधला कर दिया और अपना सिस्टम लागू कर दिया। और वो सिस्टम आज भी उसी तरीके से आज़ादी के बावजूद भी चल रहा है, क्योंकि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक रनिंग मैनुअल है कंट्री को चलाने के लिए, वो उनसे ही टीपा हुआ है। हमने टीपना मतलब कॉपी करना, प्लेजराइज करना। तो उनका ही सिस्टम चल रहा है, उनका ही आज भी कोर्ट में विग लगा के जज बैठता है, जैसे कि 16th सेंचुरी में न्यूटन का जो हेयर स्टाइल था, उस हेयर स्टाइल की विग लगा के जज में कोर्ट में जज बैठा होता है। देख के लगता है भाई कार्टून है क्या। तो आई डोंट नो, एनीवे, बहुत मैं तो अपनी क्या कहते हैं बातों में काफ़ी आगे निकल जाता हूँ। तो मैं अग्री करता हूँ। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। मेरे अंदर क्या जस्टिफिकेशन है मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि भाई एक लेटर सुपीरियर कल्चर आया करंट टाइम में, उसने पिछले वाले को उड़ा के रख दिया और अपना इस्टेब्लिश कर दिया। वो अभी तक पूरी तरीके से यहाँ से गया ही नहीं है। वो एजुकेशन में पेनिट्रेट कर गया, जैसा इन्होंने बताया, और जुडिशरी में, लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में पेनिट्रेट कर गया। हमारे यहाँ आज का एक एवरेज टीनेजर ब्रिटिश को कूल मानता है, या हमको इंडियन उसको कूल मानता है? इंग्लिश को कूल मानता है, हिंदी को कूल मानता है, संस्कृत को कूल मानता है। कूल मानने का मतलब हिप मानता है। इसमें तो कोई, ये तो एक गंवार आदमी सड़क पे चलता हुआ 2 दिन इंडिया में गुजारे, उसको समझ आ जाएगा कि भाई किस इन्फ्लुएंस के अंदर रह रहे हैं यहाँ के मेजॉरिटी लोग। तो मैं टोटली एग्री करता हूँ इनकी बात से। अच्छा, मैंने एक्चुअली 2:35 पे ही रोक के बहुत लंबी रेलगाड़ी चला दी अपनी, पर हमने सब्जेक्ट एस्टैब्लिश कर लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसको आज यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है।
कुछ लोगों का कहना होता है कि वीडियो बहुत लंबी मत करा करो, उनको शायद आई डोंट नो टाइम नहीं होता होगा इतना देखने के लिए। पर जिन टॉपिक्स को हम लोग छेड़ते हैं ना, एक्चुअली इन टॉपिक्स पे 4-4 5-5 घंटे भी बात हो सकती है अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और मेरे प्लान्स हैं उस तरह के। मैंने सोचा है कुछ डिफरेंट तरीके के लोगों से जो और सोचने वाले लोग हैं, जो और कभी अगर मैं उस लेवल पे पहुंचा तो मैं शताब के साथ एक बारी इन सारे टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उसका जो नैरेटिव है वो काफ़ी आप कह सकते हो सेंट्रल लगता है, लेफ़्ट या राइट कहीं का भी नहीं लगता। और मेरी ये सोचा एज ए ह्यूमन इंडिविजुअल, हम डिसएग्री भी किसी से अगर कर रहे हैं, हमें डिस्कशन में उसको भी लाना चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी आएगी। अगर मान लो हर बंदा एक बात पे अग्री करता चला जाए, 10 बंदे बैठे हैं सब हाँ कर रहे हैं एक बात पे, तो ग्रोथ नहीं आएगी डिस्कशन में, नैरेटिव में। तो मैंने सोचा है कि डिफरेंट तरीके के लोगों से अगर मैं कभी उस लेवल पे पहुंचा, इंटरव्यूज़ या इस जैसे ये कर रहे हैं जिनका ये चैनल है वाद वाले भाई साहब, तो इस तरह की चीज़ें मैं भी प्लान करूँगा अगर सिचुएशन बनी, सर्कमस्टांसेस ने अलाउ किया तो एनीवे हमने सब्जेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया, आज से यहाँ रुकते हैं। कल यहीं से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट मुझे वैसे ही आपने जितना मैंने बोल दिया ना इस पर, मुझे वैसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो एनीवे आज के लिए इतना ही, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे।